गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी में। आज हम लोग करंट अफेयर्स की आगे की बातचीत करेंगे। पिछले 2 लेक्चरों में हमने करंट अफेयर्स की सीरीज की स्टार्टिंग की, उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला आर्टिकल है, साधु कोठारी जी की मृत्यु हो गई है। ये साधु कोठारी जी की मृत्यु, साधु कोठारी जी इम्पॉर्टेंट क्यों है? साधु कोठारी जी की जो मृत्यु हुई है वो यक्षगान को परफॉर्म करते समय हो गई है। यक्षगान मतलब कि ये स्टेज पर एक्सपायर कर गए हैं, परफॉर्म करते करते, नृत्य करते करते। देखिए यक्षगान क्या है? यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक थिएटर है। कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक थिएटर है। ये जो कर्नाटक से संबंधित यक्षगान है, हम यक्षगान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सीख लेते हैं। इससे संबंधित कुछ चीज़ें, जैसे इसको परफॉर्म करते समय, यक्षगान को करते समय क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, क्या क्या चीज़ों पर हमें फोकस करना होता है। इसमें डांस होता है, नृत्य होता है, इसमें म्यूज़िक होता है, संगीत होता है, इसमें डायलॉग होते हैं, संवाद होता है, और इसमें कॉस्ट्यूम होती है, और इसमें मेकअप भी होता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें प्रयोग की जाती हैं। एक प्रकार से पूरी थिएटर की तरीके से ये काम करता है। इसका जो पहनावा होता है, इसमें महत्वपूर्ण जो पहनावा होता है वो सिर का मुकुट। सिर के मुकुट के साथ साथ इसमें जो ऑर्नामेंट है, आभूषण है, जो ऑर्नामेंट धारण किए जाते हैं वो भी विशेष महत्व के होते हैं। इसको परफॉर्म करते समय कुछ इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है जो वादन में प्रयोग होते हैं, जैसे चिंडा और मद्दलम और जगत्ता, और उसके साथ साथ होता है चक्रताला। ये इंस्ट्रूमेंट है जो यक्षगान परफॉर्म करते समय विभिन्न जो सुर होते हैं, जो संगीत में, जैसे करंट टाइम में वायलिन होती है, बांसुरी होती है, उसी में ये प्रयोग किए जाते हैं। इसकी जो थीम होती है वो रामायण और महाभारत होती है। रामायण और महाभारत जैसे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं इसकी थीम पर आधारित होते हैं। रामायण में जैसे द्रौपदी स्वयंवर लिया जाता है, महाभारत में लौह कुश संवाद होता है, इस तरह की चीज़ें ये ली जाती है। तो साधु कोठारी जी का मृत्यु हो गई है, इनका संबंध यक्षगान से था। ये हमारा पहला आर्टिकल रहा। हमारा दूसरा आर्टिकल जो है वो ट्राईफूड पार्क से संबंधित है। ट्राईफूड पार्क क्या होता है इसके बारे में सीख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है ट्राईफूड पार्क। ट्राईफूड पार्क, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में की जा रही है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या होगा? जो माइनर फूड प्रोडक्ट होते हैं, माइनर फूड प्रोडक्ट होते हैं, ये माइनर फूड प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो आदिवासी इलाकों से एकत्रित किए जाते हैं उन्हें माइनर फूड प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे शहद। इस तरह की चीज़ों में वैल्यू एडिशन के द्वारा
वैल्यू एडिशन का मतलब है शहद को कलेक्ट करके आदिवासी लोग लाएंगे और उसको एक पैकेजिंग के जरिए, उसका एडिशन के जरिए उसमें ऐड किया जाएगा, विज्ञापन किया जाएगा, उसमें वैल्यू एडिशन की जाएगी और पूरे भारत के स्तर पर इसको पहुंचाया जाएगा। इसकी जो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है, ये इसमें जो ये ट्राइफेड है के अंतर्गत आता है और ट्राइफेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में काम करती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग मतलब खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी सहयोग कर रहा है, मंत्रालय भी इसमें सहयोग कर रहा है। केंद्र सरकार की 2020 की एक स्कीम है इसी से संबंधित, उसको भी हम रिवीजन कर लेते हैं। वन धन योजना, वन धन योजना, ये वन धन योजना जो है वो 2020 में लॉन्च की गई थी। 2020 में इसका उद्घाटन किया गया था ट्राइफेड के द्वारा। ये ट्राइफेड पार्क से संबंधित मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की जा रही है। ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण आर्टिकल रहा। इसके आगे हम लोग तीसरे आर्टिकल पर पढ़ते हैं। तीसरा जो आर्टिकल है वो हमारा एशियन वाटर बर्ड सेंसस से संबंधित है। देखिए वाटर बर्ड सेंसस का मतलब पहले समझ लेते हैं क्या होता है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस, देखिए विश्व वर्ल्ड लेवल पर एक वाटर बर्ड सेंसस होता है और फिर क्षेत्रीय स्तर पर अफ्रीकन वाटर बर्ड सेंसस होता है। दक्षिण जो ये हमारा एक दक्षिण अमेरिकी वाटर बर्ड सेंसस होता है और ये हमारा जो किया जा रहा है ये बॉम्बे हिस्ट्री नेचुरल सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें वाटर बर्ड कंजर्वेशन के द्वारा हेल्प की जा रही है। इसका जो महत्वपूर्ण काम होता है, जो वेटलैंड पर मतलब आर्द्र भूमियों पर जो वाटर बर्ड पाए जाते हैं उनकी काउंटिंग करना कि वो कितने हमारे देश में आते हैं, माइग्रेट करते हैं समय समय पर और कितने जाते हैं। ये हमारा जो था वेटलैंड इंटरनेशनल से रिलेटेड था ये वाटर बर्ड सेंसस। ये वाटर बर्ड सेंसस जो है वो 1987 से हर साल ऑर्गेनाइज हो रहा है। वाटर बर्ड सेंसस का ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि 1987 में पहली बार प्रारंभ हुआ था जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस था और उसके बाद से एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। तो ये हमारी एशियन वाटर बर्ड सेंसस से संबंधित जानकारी रही। नेक्स्ट आगे हम बातचीत करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो ग्रैंड इथोपियन रिनेशा से संबंधित है। ग्रैंड इथोपियन रेनेशा डैम, ये है क्या? ये ब्लू नाइल रिवर पर बनाया जा रहा है एक डैम है। ब्लू नाइल रिवर, नीली जो नाइल नदी है, नील नदी है, उसके ऊपर बनाया जा रहा है। ये अगर बन के तैयार हो जाता है तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा। देखिए ये चर्चा में क्यों आया है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें जो यूथोपिया, सूडान और इजिप्ट के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी। यूथोपिया, सूडान एंड इजिप्ट के बीच में, मतलब मिस्र के बीच में, मिस्र के बीच में कुछ कंसर्न्स इशू थे कि मिस्र बोल रहा था कि अगर इथोपिया में नील नदी पर अगर ये ग्रैंड इथोपियन रिनेशा डैम बनाया जाता है तो पानी की सप्लाई बाधित हो जाएगी। तो इस पर सहमत हुए हैं तीनों देश। बातचीत के माध्यम से इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अगर ये बनकर तैयार हो जाता है तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा डैम होगा ये। और इसी के पास में एक लेक है, लेक ताना झील, ये भी इथोपिया में पाई जाती है।
ये भी इथोपिया में पाई जाती है, ये भी इसी से संबंधित है, तो पास की एक झील के बारे में भी जानकारी लेना उचित होता है। इसी से संबंधित एक और इशू है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में भी सीख लेते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इसमें सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और इरिट्रिया ये देश आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये देश आते हैं। ये हमारा ग्रैंड इथोपियन रिनेसा से संबंधित महत्वपूर्ण इशू रहा। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत में एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी के जो डायरेक्टरेट जनरल हैं उनके द्वारा न्यू स्कूल बैग पॉलिसी लॉन्च की गई है। देखिए स्कूल बैग पॉलिसी क्या है? स्कूल बैग पॉलिसी या नीति 2020। स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अंतर्गत कहा गया है कि जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके स्कूली बैग का वजन उनके भार का 10% से अधिक नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम जो वेट होगा स्कूली बच्चों का वो 10% ऑफ देयर वेट, उनके वेट का। तो इसके लिए कुछ चीज़ें सजेशन की गई हैं। इसके लिए सजेशन क्या किया गया है? सजेशन किया गया है कि स्कूल में कॉरिडोर या लॉकर की व्यवस्था की जाए बच्चों को, ताकि बच्चे जो है अपनी पुस्तकें, अपनी जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो वहीं पर रख सकें कॉलेज में, और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो घर ले जा सकें। इसी ने कुछ नया कैरिकुलम जारी किया। कैरिकुलम क्या है? कैरिकुलम ये है कि 2nd क्लास तक के बच्चों को कोई होमवर्क नहीं, मतलब कि 2nd क्लास तक के बच्चों को नो होमवर्क, और उसके बाद 3rd से 5th के लिए, 5th क्लास के लिए होमवर्क दिया जाएगा। लेकिन होमवर्क उनका जो होगा वो हफ्ते में, एक वीक में, एक सप्ताह में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब पूरे हफ्ते में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा पूरा। और उसके बाद जो हमारा है 6 से 8 के लिए, अच्छा 6 से 8वीं तक के लिए जो कहा गया है वो प्रतिदिन 1 घंटे, 1 घंटे का होमवर्क मिलेगा। और उसके आगे जो है वो नॉट मोर देन 2 आवर्स, जो 8 से एबो या 9 से एबो जो बच्चे होंगे उनको 2 घंटे से ज़्यादा का होमवर्क नहीं दिया जाएगा। देखिए ये किया क्यों जा रहा है? ताकि बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। होलिस्टिक डेवलपमेंट का संबंधित है कि बच्चे के सारे आयाम विकसित हो सकें। वो किसी एक अगर सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहता है तो हल्की सी जानकारी दूसरे सब्जेक्टों के होने के साथ में उस क्षेत्र में वो एक एक्सपर्टाइज हासिल कर सकता है। ये जो कैरिकुलम है या ये जो पॉलिसी है वो एनसीईआरटी के द्वारा अभी ड्राफ्ट इसका आया है, अभी लॉन्च नहीं हुई। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। तो हमारी स्कूल बैग पॉलिसी से संबंधित जो भी इशू थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोग आगे पढ़ते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में। इसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए। विश्व भारती विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं क्या है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी स्थापना 1921 में 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल लॉरिएट्स रहे हैं, नोबेल प्राप्तकर्ता रहे।
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। उस समय इसके 2 कैंपस थे, शांति निकेतन और उसके साथ में शांति निवास, श्रीनिवास है। शांति निकेतन के साथ साथ निकेतन, उसके साथ साथ जो है श्री निकेतन है। ये इसके 2 कैंपस थे। 1951 में ये एक होलिस्टिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इसको दर्जा मिल गया। ये नेशनल इम्पोर्टेंस का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। तो इसके आगे हमारी जो नेक्स्ट है वो इंटरनेट शटडाउन के बारे में है। 2020 में विश्व में इंटरनेट शटडाउन के कारण $4 बिलियन का पूरे विश्व को लॉस हुआ, जिसमें से 70% से ज़्यादा लॉस भारत को हुआ। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन है क्या? इंटरनेट शटडाउन है कि सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र में इंटरनेट की जो स्पीड है इंटरनेट की स्पीड को कम करना या कुछ समय के लिए उसको बंद कर देना। तो ये एक इंग्लैंड बेस्ड एक संगठन है जिसका नाम है टॉप 10 VPN, टॉप 10 VPN ने एक रिपोर्ट रिलीज की। उसमें कहा गया कि विश्व को 2020 में इंटरनेट के बंदी के कारण $4 बिलियन का नुकसान हुआ, जिसमें से 70% से ज़्यादा जो नुकसान हुआ 2.8 बिलियन का वो भारत को हुआ। अब देखिए, इंटरनेट शटडाउन बेसिकली 3 भागों में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक इंटरनेट शटडाउन होता है इंटरनेट ब्लैकआउट। इंटरनेट ब्लैकआउट, इंटरनेट ब्लैकआउट एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इंटरनेट पूर्ण रूपेण बंद हो जाता है, इंटरनेट चलता ही नहीं। दूसरी स्थिति होती है सोशल मीडिया शटडाउन होता है, मीडिया शटडाउन। ये स्थिति तब होती है जब इंटरनेट हम चलाते समय हमारी जो सोशल साइट है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब नहीं चलते हैं। ये इसका इन दोनों का जो प्रयोग है मुख्यतः, जैसे भारत में जब जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल प्रोविजन हटाए गए, जब उसको भारत का एक अभिन्न अंग के रूप में फिर से राष्ट्रपति की उद्घोषणा घोषित हुई, बनाया गया, इन सब चीज़ों को अप्लाई किया गया ताकि वहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से दुष्प्रचार ना किया जा सके और शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके। तीसरा जो इसी से संबंधित है थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग क्या है? इसमें जो स्पीड होती है इंटरनेट की वो 2G हो जाती है, थ्रॉटलिंग। ये हमारा इंटरनेट शटडाउन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए इससे संबंधित कि भारत को इंटरनेट शटडाउन के कारण या जो इंटरनेट शटडाउन में कौन कौन से कैटेगरी शामिल है, इंटरनेट ब्लैकआउट, सोशल मीडिया शटडाउन और थ्रॉटलिंग, यह कितना नुकसान हुआ इसके संबंध में। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित न्यूज है। नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित न्यूज के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी। देखिए, ब्लू इकोनॉमी का संबंध बेसिकली मत्स्य क्षेत्र से है या हम कहें ओशियन से संबंधित है। इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट जो है 2024-25 तक टारगेट कर रही है कि जो हमारी इनकम है या जीडीपी में जो शेयर है वर्तमान समय में 4.1% है मत्स्य क्षेत्र का, और इसको या नीली अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन वो 4.1% है, और इसको 2024-25 तक सरकार चाहती है कि जो मत्स्य क्षेत्र से संबंधित निर्यात होता है उससे नेट इनकम 1 लाख करोड़ रुपीज हो जाए। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। ब्लू इकोनॉमी, हमने इसके बारे में बेसिकली सीखा, बताया कि ये आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके जरिए सरकार जो जीडीपी में वर्तमान समय शेयर है वो 4.1% है इसका शेयर, और सरकार चाहती है कि 2024-25 तक इस क्षेत्र से जो इनकम होती है एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट जो है या निर्यात जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए का हो जाए।
और इसी में कुछ और न्यूज आती हैं। मत्स्य संपदा योजना का ये अभिन्न अंग है। मत्स्य संपदा योजना भी हम टारगेट कर लेते हैं। मत्स्य संपदा योजना का ये अभिन्न हिस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, हम इसके बारे में बस बोल देते हैं। ये गौ विज्ञान पर देशव्यापी ऑनलाइन परीक्षा लेगा। गौ विज्ञान मतलब गाय से संबंधित विज्ञान पर। और इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो पशुपालन और डेयरी विभाग से संबंधित है। और ये इसका काम है कि आधुनिक और गैर वैज्ञानिक पद्धति से आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से जो गायों का प्रजनन है उसको बढ़ाना, और जो गौवध है, गाय की जो हत्या या दुधारू पशुओं का जो हत्या से संबंधित केस है उसको कम करना। तो ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है। किसके अंडर में काम करेगा? ये काम करेगा पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत। ये शीर्ष परामर्शदात्री निकाय है। इसके बाद जो हमारा है बायोडाइजेस्टर, एक प्लांट DRDO ने एक बायोडाइजेस्टर नामक संयंत्र विकसित किया है। वो देखते हैं क्या है। DRDO ने बायोडाइजेस्टर नामक एक संयंत्र विकसित किया। बायोडाइजेस्टर है क्या? शब्द से ही स्पष्ट है कि ये कुछ डाइजेस्ट करने की बात करेगा। एक प्रकार से ये जो कूड़ा कचरा होता है उसको पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी और विकेंद्रीकृत तरीके से निपटान करने का प्रयास करेगा। तो बायोडाइजेस्टर DRDO द्वारा विकसित है। कचरे के, ये मानो जो निर्मित कचरा होता है उसके निपटान से संबंधित ये संयंत्र है। इसके बाद एक है टॉय कॉथन। इसकी जो हिंदी है वो ऐसे लिख सकते हैं, टॉय कॉथन। देखिए ये संबंधित क्या है? भारत में जो बच्चों के खिलौने होते हैं खेलने के लिए, वो अभी तक आयात पर निर्भर है। बेसिकली जो आयात होता है 60% के आसपास जो आयात होता है वो चीन से होता है। तो भारत चाहता है कि भारत इस क्षेत्र की जो इंडस्ट्री है, गेमिंग से संबंधित और जो खिलौने से संबंधित इंडस्ट्री है, इसमें आत्मनिर्भर हो। इसके लिए ये टॉयकॉथन का लॉन्च किया गया है 2021 की। ये हमारी जो जनवरी की पिछले दिनों की ये महत्वपूर्ण खबरें रही। तो हम लोग नेक्स्ट डे आते हैं, आगे की खबरों के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।